हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश बोर्ड का अध्ययन कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश बोर्ड के अंतर्गत हम लोग कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय इतिहास की चर्चा हम लोग कर रहे हैं और इतिहास का पहला ही आपका चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है जिसका नाम है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। ये जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां थी, चाहे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे वो हॉलैंड से आई हुई डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो या फिर पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी हो, सारी की सारी कंपनियां एक के बाद एक भारत आती रही। इन कंपनियों ने भारत में आगमन किया और कैसे कैसे अपना व्यापार करना शुरू किया, इस पूरे चैप्टर में हम इस कहानी को पढ़ा है। लेकिन इस चैप्टर से संबंधित कुछ विशेष एमसीक्यू जो आपको मैग्नेट ब्रेन्स के अलावा कोई और नहीं दे सकता, हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उन खास एमसीक्यूज को। अगर आपने इन एमसीक्यूज को लगा दिया तो आपको एग्जाम में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो बहुविकल्पी की अगर बात करें तो 2-3 क्वेश्चन जो भी आते हैं वो आपको यहां से बनना तय है। तो इत्मीनान रखिए और अच्छे से देखिए इस लेक्चर को, क्योंकि यहां से आपको काम के आपके बिल्कुल बेहद जरूरी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं एमसीक्यू की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या बहुविकल्पी प्रश्नों की बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैग्नेट ब्रेन्स बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म है। यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा आपको पेमेंट करना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि आप यहां पर वीडियो जितना चाहे देख सकते हैं। आप चाहे तो यूट्यूब से देखिए, आप चाहे तो हमारा वेबसाइट magnetbrains.com से देखिए। आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई भी अमाउंट पे नहीं करना पड़ता है। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। हमारा पहला प्रश्न है कि भारत तथा यूरोप के मध्य व्यापार के कितने मार्ग थे। ये बात कर रहे हैं तब की जब भारत में पहली बार वास्को डी गामा नहीं आया था। वास्को डी गामा भारत में कब आया था? 1498 में भारत में पहली बार वास्को डी गामा ने कदम रखे थे। और वास्को डी गामा इसलिए कदम रखे थे क्योंकि इससे पहले जो व्यापारिक मार्ग थे उसको किसी ने बंद कर दिया था। एक देश ने बंद कर दिया तो उसने क्या किया, दूसरा मार्ग ढूंढ लिया। तो व्यापारिक मार्ग की खोज होने से पहले, इस वास्को डी गामा के भारत आने से पहले भारत और यूरोप के बीच में क्या व्यापार नहीं होता था? बिल्कुल व्यापार होता था। तो व्यापार होता था तो कितने मार्ग थे? तो इस प्रकार टोटल 1 मार्ग थे, 2 मार्ग थे, 3 मार्ग थे, ये 4 मार्ग थे। तो इसका राइट आंसर बताना है। आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, जब भी आप लेट देखो, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना आंसर जरूर बताएं, क्योंकि हो सकता है कि आपको इसके बारे में प्रॉपर ज्ञान हो। तो दोस्तों, इसका जो व्यापारिक मार्ग है वो 3 तरह के 3 व्यापारिक मार्ग थे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला जो था वो फारस की खाड़ी से होता हुआ जाता था। फारस की खाड़ी से आप जाइए इराक, इराक से कुस्तुनतुनिया और कुस्तुनतुनिया से चले जाइए आप इटली के वेनिस, वेनिस से जिनेवा। ये आपका यूरोपीय टूर हो गया। तो एक ही रास्ता था। दूसरा रास्ता था दोस्तों लाल सागर वाला रास्ता। आप लाल सागर से होते हुए फिर जमीन से होते हुए अलेक्जेंड्रिया और अलेक्जेंड्रिया से होते हुए सीधा आप इटली पहुंच सकते हैं, लाल सागर वाला रास्ता। और तीसरा रास्ता मिस्र से होते हुए आप हिंद महासागर से पहले पहुंचिए मिस्र नाम के देश में, फिर उससे आप पूरा स्थल वाला रास्ता अपनाइए और उसके बाद फिर जल वाला रास्ता। तो ये मिक्स रास्ता हुआ करता था। लेकिन बाद में जब चौथे रास्ते की खोज हुई तो मुख्यतः जो 3 रास्ते थे वो ये थे, जब तक कि उन्होंने नया रास्ता ना खोज लिया। उससे पहले 3 रास्ते थे। तो राइट आंसर क्या होगा? 3 इज द राइट आंसर। ये 3 वाले रास्ते थे। मिस्र को दोस्तों इजिप्ट भी कहते हैं, ध्यान रखना। वहां पर नील नदी गुजरती है और नील नदी की देन कहा जाता है इस शहर को, इस राज्य को, देश को। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, कुस्तुनतुनिया पर किसने अधिकार कर लिया था? आखिर ये कुस्तुनतुनिया है क्या? दोस्तों, अगर भारत से आपको यूरोप तक कोई भी साजो सामान पहुंचाने हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इस राज्य से ना गुजरे, इस शहर से ना गुजरे। यह शहर भारत से यूरोप जाने वाले हर माल का एक स्टेशन हुआ करता था। यानी आपको अगर यूरोप में जाना है या यूरोपियों को भारत में आना है तो कुस्तुनतुनिया से तो गुजरना पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ, तुर्कों ने अचानक से इस पर आक्रमण करके इस पर कब्जा कर लिया और भारत से यूरोप के बीच, खासकर इटली से ही होता था व्यापार। भारत और इटली के बीच का पूरा
संबंध संचार के सारे साधन बंद कर दिए। बस क्या था, इसी वजह से यूरोप का भारत से व्यापार नहीं हुआ और यूरोपीय व्यापारी इसी वजह से ढूंढते हुए वास्को डी गामा भारत के केरला के तट पर पहुंचा था। वो पहला समुद्री मार्ग था जिसकी खोज उन्होंने की थी। तो उससे पहले हमारे पास जो मार्ग थे वो छोटे मोटे ही थे, इसलिए न तो इटली का अधिकार था, न इराक का था, न मिस्र का था। तुर्कों ने आक्रमण करके अधिकार कर लिया था और वो रास्ता ब्लॉक कर दिया था। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ये तुर्क होगा। आज भी टर्की देश में ही आता है कुस्तुनतुनिया, और बहुत पुराना प्राचीनतम शहर है, ऐतिहासिक शहर है। बात करते हैं हमारे तीसरे एमसीक्यू की। यूरोप में भारतीय वस्तुओं के वितरण के केंद्र थे। यूरोप में जब भारत की वस्तुएं जाती थी तो कहाँ जाती थी, आखिरकार किस जगह पर वो जाती थी? क्या वेनिस और जिनेवा दो ऐसे प्लेस थे जहां पर भारतीय वस्तुओं को सबसे पहले पहुंचा जाता था और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती थी? क्या जिनेवा और बर्लिन, जिनेवा तो आपको बताना स्विट्जरलैंड में पड़ता है, बर्लिन जर्मनी में पड़ता है, तो जर्मनी और ये स्विट्जरलैंड में था। क्या वेनिस और एथेंस, वेनिस जो है वो इटली में है, एथेंस जो है वो ग्रीस में है, यूनान देश में है, तो क्या वहां था? या फिर कुस्तुनतुनिया या सर्बिया नाम के देश प्रमुख थे? तो देखो, भारत से जो भी वस्तुएं उस समय यूरोप में जाती थी, हमारे देश की वस्तुओं का दो ही केंद्र हुआ करते थे। एक था इटली का वेनिस और दूसरा था स्विट्जरलैंड का जिनेवा। तो जिनेवा और वेनिस दो प्रमुख शहर थे, प्रमुख केंद्र थे, व्यापारिक केंद्र, जहां पर सारी भारतीय वस्तु वहां पहुंचाई जाती और इन्हीं दो जगहों से पूरे यूरोप में इन चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण किया जाता। तो राइट आंसर क्या हो गया? क इज द राइट आंसर, वेनिस और जिनेवा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर का क्वेश्चन है, नाविकों ने यूरोपीय राजा महाराजाओं को क्या सपने दिखाए? ये जो नाविक होते थे, ये जो नाविक समुद्र मार्ग की खोज करने के लिए निकले होंगे, चाहे वो वास्को डी गामा हो या अपने अपने देशों के नागरिक हो, सबको कहीं ना कहीं व्यापार की लालच तो था। लेकिन दोस्तों, ऐसे ही समुद्री मार्ग की खोज नहीं कर सकते, क्योंकि समुद्री मार्ग पर निकलने के लिए आपके पास ढेर सारा खान पान की चीज़ें होनी चाहिए, ढेर सारा पैसा होना चाहिए और बहुत अच्छी नाव होना चाहिए और नाव चलाने वाला होना चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए पैसे तो लगते हैं और उस समय पैसे वाले कौन होते थे? राजा महाराजा। तो राजा महाराजा से ये पैसा ऐंठना चाहते थे, क्योंकि इनको अपना व्यापार का मार्ग चाहिए था, बिना उनकी हेल्प के नहीं कर सकते थे। राजा महाराजा को सपने दिखाते थे। किस तरह का सपना? क्या वो राजा को धन का सपना दिखाते थे? क्या वो राजा को धर्म का सपना दिखाते थे? क्या वो राजा को व्यापार का सपना दिखाते थे कि इन सब चीजों में आपको लाभ मिले? या फिर हमारा ऑप्शन नंबर ख, धन, धर्म और ध्वज का सपना दिखाते थे? या फिर राजा को व्यापार, उपनिवेश और धन का जो है सपना दिखाते थे? या फिर ऑप्शन नंबर डी, धर्म, ध्वज और राज्य का सपना दिखाते थे? तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख करके इसका सही उत्तर आप बताएं और मैं तो इसका सही उत्तर बताने वाला हूं। तो आपका समय यहां पर समाप्त होता है। आपने इसका उत्तर दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ख। वो राजा महाराजा से तीन बात करते हैं। बोलते थे कि एक तो हम लोग अगर जाएंगे तो बहुत सारा धन लेकर के आएंगे, दूसरी बात आपका धर्म यानी ईसाई धर्म का प्रचार करेंगे, दूर दूर एशिया में ईसाई धर्म नहीं है, हम आपके धर्म का प्रचार करेंगे। और तीसरा राजा को बोलते थे कि देखो ध्वज, हमारा आपका ध्वज वहाँ लहराएंगे और नए नए उपनिवेश तक हम आपकी साम्राज्यवादी शक्तियों को फैलाएंगे, दुनिया का हर देश आपके झंडे से आपको पहचानेगा। तो राजा महारानियों को, राजाओं को यही तो लालच था कि अपना धर्म, अपना राज्य दूर दूर तक इसकी पताका फैले। इसी वजह से ये आंसर जो है वो ख सही है। धन, धर्म और ध्वज का लालच देते थे नाविक राजा महाराजाओं से पैसे निकालने के लिए। राइट आंसर हमारे सामने है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, कुतुबनुमा क्या होता है? यह क्या कुतुबनुमा शब्द आपको लग रहा है? इसका मतलब क्या होता है? क्या खजाना कुतुबनुमा होता है? क्या किसी चित्र को कुतुबनुमा कहा जाता है? या फिर कोई दिशा सूचक दिशा यंत्र है? या कोई घड़ी होती है कुतुबनुमा? कुतुबनुमा कुछ इस तरीके से दिखता है, गोल होता है और इसमें ऐसा कुछ रहता है। इसमें नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ये चार डायरेक्शन होती है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि ये क्या दिखा रहा है। ये आपको क्या दिखाता है? दिशा सूचक होता था। तो नाविक जो वास्को डी गामा हुआ या कोलंबस हुआ या
यूरोपियन जितने भी नागरिक होते, जो भी नाविक होते थे, ये कैसे खोज कर लेते थे? क्योंकि इनके पास में कुतुबनुमा होता था और कुतुबनुमा डायरेक्शन दिखाता था दोस्तों। ये नॉर्थ साउथ पोल की डायरेक्शन दिखाता था, जिसके हिसाब से आप किसी भी देश की स्थिति को जान सकते थे। और मैप तो अल इदरीसी ने बहुत पहले ही बना दिया था। तो मैप तो इनके पास हुआ करते थे, भले वो कटे फटे होते थे या प्रॉपर नहीं होते थे, लेकिन फिर भी एक आइडिया होता था कि कहाँ जा सकते। तो समुद्री मार्ग की खोज करने में ये दिशा सूचक इनका काफ़ी साथ देता था। इसे कंपास भी कहते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका? ग इज द राइट आंसर। 5वां क्वेश्चन हमारा हो गया। हम बात करते हैं हमारे छठे क्वेश्चन की। वास्को डिगामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था सबसे पहले? तो वास्को डिगामा सन 1498 में भारत की खोज के लिए निकला था। और ये जो आपका अफ्रीका है, मैं थोड़ा बना के बता देता हूँ। ये आपका अफ्रीका है और ये अफ्रीका आपका, ये ऐसा कुछ अफ्रीका है। अफ्रीका के आगे आपको इंडिया मिलेगा जो कि यहाँ पर है। और ये वास्को डिगामा पुर्तगाल से चला था। यहाँ से पुर्तगाल से जब वास्को डिगामा चला था तो यहाँ से नाव लेते हुए दक्षिण अफ्रीका में रुका। दक्षिण अफ्रीका से भारत के कालीकट बंदरगाह पे उतर गया था। तो ये पहुंचा काफ़ी लंबे समय के बाद कालीकट बंदरगाह, और ये अफ्रीका में रुका था। जिस जगह रुका था वो था दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम कोस्ट, उसका नाम था केप ऑफ गुड होप अफ्रीका। यहाँ पर रुका था। यहाँ से उसने रास्ता खोजा। दुनिया का पहला व्यक्ति जिसने यूरोप से भारत का ये समुद्री मार्ग की खोज की थी। कब? 1498 में। कहाँ पहुंचा था? कौन से बंदरगाह पे पहुंचा था? कालीकट बंदरगाह। आज भी भारत में है ये। तो न कोचीन, न गोवा, न मुसलीपट्टम, वो कहाँ पहुंचा था? केरल के कालीकट में। और जब वो भारत पहुंचा तो यहाँ से यहाँ पर मसाले लेके कुछ लेके आया था, तो बेच करके 60 गुना उसने मुनाफा कमाया। और जब वो यूरोप जाकर के उसने वाकया सुनाया तो वहाँ के लोग पागल हो गए कि ऐसा कौन सा दुनिया का अमीर देश है जहाँ पर इतना फ़ायदा हुआ। उस समय दोस्तों भारत दुनिया में बहुत शुमार था और भारत की चीज़ें बहुत बिकती थी और भारत का नाम चलता था। जब भारत देश गुलाम हो गया तब की बात अलग थी, लेकिन उससे पहले तो भारत के जो चीज़ें थी उनमें काफ़ी क्वालिटी होती है। ऐसा बोलते हैं कि भारत के द्वारा भारत में बना हुआ मलमल का रुमाल भी यूरोप में बिकता था। हमारे देश का रुमाल तक बिकता था दोस्तों। लेकिन 200 साल के इस अंग्रेजी शासन ने हमें पूरा निचोड़ के रख दिया। राइट आंसर क्या है? कालीकट। कालीकट बंदरगाह केरल में है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, यूरोपीय व्यापारियों का भारत में आने का क्रम क्या है? ये यूरोप वाले जब भारत में आए, एक एक करके कंपनी आई, कौन सबसे पहले आया? मैं आपको बता दूं, यूरोपीय व्यापारी आने का जो क्रम है वो क्या हो सकता है। पहले तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। आप अपना राइट आंसर जरूर मेंशन करिएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं लेट हो गया हूं या आप करने से मतलब नहीं है। आप अपने ज्ञान को जरूर चेक करिए क्योंकि बहुत जरूरी है। ऑप्शन नंबर क क्या है आपका? फ्रेंच, ब्रिटिश, पुर्तगाली और डच। क्या सबसे पहले फ्रांसीसी इंडिया में आए थे, या उसके बाद ब्रिटिश आए थे, उसके बाद पुर्तगाली या डच आए थे? क्या ये क्रम सही है? अगर ए ऑप्शन सही है तो आप ए लिख सकते हैं। बी ऑप्शन पढ़ते यानी ख ऑप्शन पढ़ते हैं, डच सबसे पहले आए थे या पुर्तगाली आए थे, उसके बाद ब्रिटेन, उसके बाद फ्रेंच आए थे? क्या आपके दिमाग में चल रहा है? अच्छा, एक चीज तो क्लियर है, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे क्योंकि वास्को डिगामा पुर्तगाल से आया था। एक चीज तो दिमाग में क्लियर है, इसका मतलब पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, तो ग और घ दोनों सही हो सकता है। इसका मतलब दो आंसर तो आपके कैंसिल। ये एलिमिनेशन मेथड होती है दोस्तों। अगर आपको पता है ना, अगर आपके दिमाग में सारी बातें क्लियर है कि थोड़ा बहुत भी पता है और आपको कंफ्यूजन है, तो सबसे पहले आप 4 ऑप्शन में से वो ऑप्शन निकाल दो जो न होने की संभावना 100% है। ये दो नहीं हो सकते क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। डेफिनेटली हमने पढ़ा है 1498 में पुर्तगाली आए थे। ये ऑप्शन 2 में से एक हो सकता है। अब आपको अगर आपको ये भी पता चल जाए कि आखिरी में कौन आए थे, आखिरी में फ्रेंच आए थे, तो आखिरी में फ्रेंच ये आए थे, डच नहीं आए थे, तो हमारा ग वाला ऑप्शन भी यहां से खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे 1498 में, उसके बाद ब्रिटिश आए 1600 ईस्वी में, उसके बाद डच आए 1602 ईस्वी में और फ्रेंच आखिरी में 1664 में आए। ये था इनका आने का क्रम। अगर आपको ये डेट याद रह जाए ना तो कोई दिक्कत, आपको कोई हरा ही नहीं सकता इसमें। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? घ इज द राइट आंसर, जिसमें क्या था? पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच और फ्रेंच। ये है सबसे आखिरी में फ्रेंच आए, ये ध्यान रखना। बात समझ में आई? बताओ। अब एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, सबसे पहले जो भारत में आए थे वो सबसे आखिरी में भारत से गए। कैसे? सबसे पहले भारत में आए थे पुर्तगाली, सबसे आखिरी में गए पुर्तगाली। कैसे मैं बोल रहा हूं आखिरी में गए? दोस्तों भारत अंग्रेजों से आजाद 1947 में हो गया था। फ्रांसीसियों ने ये जो अपना
पुडुचेरी है, ये 1953-54 में छोड़ दिया था, लेकिन 1961 में गोवा को पुर्तगालियों ने छोड़ा आखिरी में। सबसे पहले जो आए थे वो सबसे आखिरी में गए। ये क्वेश्चन बहुत बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कौन आए थे, सबसे आखिरी में कौन गए? पुर्तगाली थे दोस्तों वो। तो राइट आंसर हो गया है। अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। राइट आंसर समझ में आ गया, घ वाला राइट आंसर है, तो देखने की जरूरत नहीं है। अब आप 8वें क्वेश्चन पर ध्यान दें। यूरोपीय व्यापारी किन किन चीजों का भारत में आयात करते थे? ये क्या क्या चीजें भारत से मंगवाते थे अपने देश में? क्या ये सोना चांदी मंगवाते थे? नहीं, ये तो लाते थे। सोना चांदी अपने देश से लाते थे और यहां से सामान ले जाते थे। तो कौन सा सामान? क्या सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, मसाले हमारे यहां से ले जाते थे? क्या ये लोग मसाले और चाय हमारे देश से ले जाते थे? या हीरे जवाहरात? तो इनकी कमी नहीं थी, इनके पास में इनकी कमी नहीं थी। इन दोनों में सो सकता है। ये हमारे देश से, हमारे देश में वहां से सोना चांदी लाते, और हमारे देश से जिन चीज़ों का वो आयात करते थे वो थे सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र और मसाले, क्योंकि यहाँ यही 3 चीज़ें भारत में बहुत फेमस हुआ करती थी यहाँ की। और हम, हमारे देश के बुनकर जो होते थे, हाथ से बुनाई करते थे, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र और मसाले, ये सारी चीज़ें वो मंगवाते थे अपने देश में। बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर क्या हो गया आपका? सूती रेशमी वस्त्र हो गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। व्यापार के लिए क्या आवश्यक है? क्या चीज व्यापार के लिए आवश्यक है, ये बताइए। तो व्यापार के लिए क्या जहाज की जरूरत पड़ती है? आप बोलेंगे सर बिना जहाज के व्यापार संभव ही नहीं है। क्या व्यापार के लिए अच्छे नाविक की जरूरत पड़ेगी? तो फिर जहाज कौन चलाएगा? क्या व्यापार के लिए धन की जरूरत पड़ेगी? तो भाई साहब वो जहाज कहीं से खरीदोगे और खाना पीना कहाँ से करोगे? और व्यापार करने गए तो चीज़ों को खरीदने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? धन की जरूरत पड़ेगी। अतः एव इसका सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी तीनों की तीनों चीजें बहुत जरूरी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा घ इज द राइट आंसर। इसका सभी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10वां पढ़ते हैं। अमीर यूरोपीय व्यापारियों ने भारतीय व्यापारिक कंपनी कब स्थापित की? भारत में जो कंपनियां भारत में लाने के लिए उन्होंने व्यापारिक कंपनियां कब स्थापित की? जब उनको लगा कि व्यापार में मुनाफा है भाई साहब। जब 1498 में खोज कर ली थी वास्को डी गामा ने, तो उसके बाद एक के बाद एक कंपनी आई। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर के आई, पहली कंपनी बनकर के आई। इसका मतलब 17वीं शताब्दी में हो गया था। 1600 से लेकर के 1699 तक का जो काल होता है ना दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग 17वीं शताब्दी। ध्यान, कुछ लोग इसको 16वीं बोल देंगे। 16वीं शताब्दी से पहले वाली 1500 से 1599 को बोलेंगे। तो 1600 से 1699 के बीच में मैक्सिमम कंपनियां आ चुकी थी। 1600 में अंग्रेज आए, ब्रिटेन वाले आए, 1602 में डच आए, 1664 में फ्रेंच आए। तो सब 1600 से 1699 के बीच में आ गए थे। तो मैं इसको क्या बोलूँगा? 17वीं शताब्दी। तो राइट आंसर क्या होगा? 17वीं शताब्दी की शुरुआत में, 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी के अंत में। तो 1600, 1602, 1664 राइट आंसर तो हमें मिल गया दोस्तों। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में, क्षमा करें, 17वीं शताब्दी की शुरुआत में। तो राइट आंसर हमारा क ही होगा दोस्तों। क इज द राइट आंसर। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में सब कुछ हुआ था, न कि अंत में, न 16वीं में, न 15वीं में। तो राइट आंसर आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 11 की शुरुआत करते हैं कि फोर्ट विलियम व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? फोर्ट विलियम क्या था दोस्तों? हमने चैप्टर पढ़ा है अच्छे से, आप मुझे निराश नहीं करेंगे, आशा है मुझे कि आप इसका सही उत्तर बताएंगे। 1801 में जो पब्लिक सर्वेंट होते थे, लोक सेवक, जो आईएएस अधिकारी होते थे, जिनका रिक्रूटमेंट इंग्लैंड में होता था, भर्ती वगैरह वहाँ से होती थी, ये लोग जब इंडिया आते थे तो इंडिया में इनको फोर्ट विलियम नाम के कॉलेज में भेजा जाता था। वहाँ पर ये भारतीय संस्कृति का अध्ययन करते थे और भारत की न्याय प्रणाली के बारे में सीखते थे। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन तो ये है कि ये कहाँ था? क्या ये बम्बई में था, कलकत्ता में था, मद्रास में था या सूरत में था? ये सब फैक्ट्रियों के नाम है, तो कहीं ना कहीं तो था। इंग्लैंड वालों ने बनाया था। कहाँ हो सकता था? ये था दोस्तों, इसका राइट आंसर है कलकत्ता। कलकत्ता में 1801 में बनाया गया। तो राइट आंसर क्या हो गया? कलकत्ता हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फैक्टर शब्द से क्या अभिप्राय है? क्या तात्पर्य है फैक्टर शब्द? फैक्टर का मतलब क्या है? क्या फैक्ट्री से है? क्या एजेंट बोलते थे फैक्टर को? व्यापारी, अधिकारी, मजदूर, कौन होता था फैक्टर? दोस्तों फैक्टर शब्द से ही फैक्ट्री शब्द बना है, और फैक्टर शब्द वो अंग्रेज अधिकारी होता था जो पूरा कामकाज करता था, तो इसे एजेंट भी कहा जाता था, इसलिए इसका राइट आंसर एजेंट होगा दोस्तों। ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, तो आराम से इस इत्मीनान से किताब को पढ़िएगा, आधे आंसर आपको किताब से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13,
किस देश के निवासी डच कहलाते हैं? ये डच आखिर क्या है? मैं आपको बता दूं कि डच भाषा है और डच भाषा बोलने वाले को डचमेन कहते थे। ये डच लोग कौन होते थे? डच कंपनी कौन सी होती थी? किस देश से आती थी? क्या ब्रिटेन वालों को बोलते थे तो वो तो ब्रिटिश बोलते थे? क्या जर्मनी वाले को जर्मन बोल सकते हैं? डेनमार्क वाले को डेनिश भाषा बोलते हैं, डेनिश लोग थे। हॉलैंड कंपनी की है, हॉलैंड देश का है। हॉलैंड का आज की तारीख में आपने नाम सुना होगा, नया नाम है नीदरलैंड। ये वही देश है नीदरलैंड। तो नीदरलैंड के जो देश के लोग होते थे, नीदरलैंड के जो देश के लोग होते थे वो क्या भाषा बोलते थे? वही बोलते थे ये डच भाषा। नीदरलैंड के लोग जो होते थे यही बोलते थे डच भाषा। डच लोग कौन होते थे? नीदरलैंड या हॉलैंड पहले इसका नाम हुआ करता था। हमारे देश में तो ट्रैक्टर चलते आजकल, न्यू हॉलैंड, ये सब वहीं क्या होंगे, इसलिए इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सी फ्रांसीसी बस्ती नहीं है? भाई साहब, फ्रांस के लोगों ने कहां पर अपनी बस्तियां नहीं बसाई? क्या कालीकट बंदरगाह उनका नहीं था? क्या मुसलीपट्टनम नहीं था? या फिर पुडुचेरी नहीं था? या फिर चंद्रनगर नहीं था? ये कहाँ है? मैं आपको बता दूं, कालीकट केरल में है, मुसलीपट्टनम पांडिचेरी जो है ये आपको मिलेगा तमिलनाडु वाले रीजन में, और आखिरी चंद्रनगर बंगाल में मिलेगा। फ्रांसीसी कहाँ पर नहीं थी दोस्तों? फ्रांसीसियों की बस्तियां जब फ्रांसीसी लोग 1953-54 तक भारत छोड़ के गए, तब भी फ्रांसीसियों का जो जगह थी वो थी पुडुचेरी, कराईकल, यमन, मुसलीपट्टनम और चंद्रनगर, सब इसमें थे। एक चीज नहीं था, कालीकट। ये कालीकट जो था ये इनके हाथ में नहीं था। कालीकट वाला जो एरिया था वो डच लोगों के अंडर में था। तो राइट आंसर क्या हो गया? कालीकट इज दी राइट आंसर। ये फ्रांसीसियों की बस्ती नहीं थी। राजाओं के अधिकार पत्र क्या कहलाते थे? ये जो राजा महाराजा भारत में इन कंपनियों को आने पर व्यापार करने का इनको अधिकार देते थे, अनुमति देते थे, क्या था वो? अधिकार पत्र बोलते थे। लेकिन उस शब्द का मतलब कौन सी भाषा का शब्द? फारसी भाषा का एक शब्द होता था दोस्तों। तो क्या अनुमति बोलते थे, इजाजत, दस्तक या फरमान? क्या करते थे? तो राजा ने फरमान जारी कर दिया। ये शब्द सुना होगा आपने, राजा ने इनको फरमान जारी कर दिया, टैक्स में छूट मिलेगा। राजा ने फरमान जारी कर दिया, यहाँ पर व्यापार करेगा। फरमान शब्द ही राइट आंसर है दोस्तों इसका। तो अधिकार पत्र को क्या बोलते थे? फरमान बोलते थे। नेक्स्ट दोस्तों आपका, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में भारत आया था? किस मुगल शासक के दरबार में? कैप्टन हॉकिंस जो एक हेक्टर नाम का जहाज लेकर के आया था दोस्तों। कैप्टन हॉकिंस एक इंग्लैंड ब्रिटिश था जो पहला भारत में पहला व्यक्ति था जो ब्रिटिश व्यापारी आया था, कैप्टन हॉकिंस, और हेक्टर नाम का जहाज लेकर आया था। किस समय की बात है वो? क्या अकबर की बात हो रही है? क्या ये बात जहांगीर के काल की हो रही है? क्या ये शाहजहां का टाइम था? क्या ये औरंगजेब का था? अगर आपको दोनों के सन पता है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ये चीज़ किताब में मिल जाएगी। उस समय जहांगीर का दरबार लगता था और जहांगीर के दरबार में ही कैप्टन हॉकिंस भी आया था। जहांगीर के दरबार में ही सर टॉमस रो भी आया था। तो सर टॉमस रो, कैप्टन हॉकिंस, दोनों के दोनों उस समय चल रहा था। 1608 ईस्वी की बात है। 1608 ईस्वी में हॉकिंस आ गया था। 1600 मेरे ख्याल से 18 या 16 ईस्वी की बात हो, उस समय सर टॉमस रो भी आया था। दोनों के दोनों टाइम पे जहांगीर मुगल सम्राट था, तो जहांगीर के दरबार में आए थे और किसी दूसरे मुगल के दरबार में नहीं आए थे। क्वेश्चन नंबर 17, सर टॉमस रो ने मुगल बादशाह को क्या भेंट किया? सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचा। जहांगीर के दरबार में पहुंच करके उसकी शानो शौकत और दरबार देख करके काफ़ी फुल वो एकदम से आश्चर्यचकित हो गया कि इतने रिच, इतने महान राजा भी होते जिनका दरबार इतना बहुत खूबसूरत और सुंदर क्षमा करें, सुंदर रत्नों से बना हुआ है, इतना खूबसूरत था कि वो देख के भाव विभोर हो गया। उसने सोचा कि राजा को कुछ ऐसी चीज़ गिफ्ट करना चाहिए जो कि इस राजा की सुंदर जो महल है इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा दे। इसीलिए उसने इंग्लैंड से एक शाही घोड़ी बग्घी मंगवाई, क्षमा करें, शाही बग्घी मंगाई, घोड़ा गाड़ी जिसको बोलते हैं, तो उसको उन्होंने गिफ्ट किया। तो सीधी सी बात है, न घोड़ा न रथ न तलवार, उन्होंने शाही बग्घी जो होती थी वहाँ के राजाओं की वो ला करके जहांगीर को गिफ्ट की, और जिससे खुश होकर के जहांगीर ने सर टॉमस रो को भारत में जहाँ जहाँ मुगल का राज चलता था वहाँ पर आप चाहे तो व्यापार कर सकते, व्यापार का फरमान ले लिया था एक शाही बग्घी के जरिए। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज जो थे ये हमारे देश के राजा महाराजाओं को गिफ्ट से खुश करते थे। क्वेश्चन नंबर 18वां है, यूरोपीय व्यापारी भारतीय जहाजों की सुरक्षा के बदले क्या चाहते थे?
दोस्तों आपको पता है कि शुरुआत में जब पुर्तगाली लोग भारत में आए तो 100 सालों तक पुर्तगाली को कोई हिला नहीं सकता था। पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी नौसेना मजबूत करी और पूरे हिंद महासागर से लेकर अटलांटिक महासागर तक, जहाँ तक यूरोप ना पहुंच जाओ, उसमें पूरा पूरा कब्जा जो था पुर्तगालियों का था। भारत के यूरोपीय व्यापारी तो आ सकते थे क्योंकि यूरोपियों के पास भी शक्ति तो थी, लेकिन भारत का अगर कोई जहाज जाता तो ये पुर्तगाली लोग उसको डुबा देते थे। तो पुर्तगालियों से भारतीयों की रक्षा कौन करे? तो दूसरे इंग्लैंड वालों ने, फ्रांसीसियों ने, इन डच ने, इन तीनों ने कंपनियों ने भारत के लोगों को विश्वास दिलाया कि हम आपके जहाज़ों की रक्षा करेंगे, डूबने नहीं देंगे, हम इनसे निपट सकते हैं क्योंकि हम भी यूरोपीय हैं और हमें ये गुण आता है, ये जो लड़ने का जो कला है नौसेना वाला हमें आता है, जहाज का कला आता है, तो आप घबराइए ना, हम आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन हमें कुछ चाहिए एवज में। तो क्या चाहिए था इन लोगों को? क्या ये सोना चांदी मांगते थे राजा से, या व्यापार की छूट, या ढेर सारा पैसा, या जमीन? दोस्तों सब कुछ मिल जाती एक छूट की वजह से, और वो थी व्यापार में छूट। अंग्रेजों को भारत से व्यापार करना था। वो बोलते थे कि छूट नहीं तो सुरक्षा नहीं, अगर आप हमें छूट नहीं देंगे हम आपके जहाज़ों को सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे। तो व्यापार की छूट चाहिए थी उनको भारतीय राजाओं से। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, यूरोपीय द्वारा मसालों का प्रयोग किस में किया जाता था? ये जो यूरोपीय लोग थे ये भारत से मसाला क्यों ले जाते थे? सीधी सी बात है, मसाला क्यों ले जाएंगे भाई? आपको पता होगा। क्या ऑप्शन नंबर क सही है, मांस को सुरक्षित रखने के लिए ले जाते थे, या फिर ऑप्शन नंबर बी, खाने में स्वाद के लिए या बेचने के लिए? आप में से कोई भी बोल सकता है। बिल्कुल सबको लगता है कि भाई खाने के लिए ले जाते होंगे, किसी को लगता है भाई बेचने के लिए ले जाते होंगे, लेकिन सही बात तो यह है कि अंग्रेज जो लोग थे, ब्रिटिशर्स जो थे, यूरोपीय जो थे, इनको मांस खाना बड़ा पसंद था और ये मांस को ज़्यादा दिनों तक सिक्योर करने के लिए मसालों का इस्तेमाल करते थे। मांस को मसालों में लपेट दिया जाए तो वो खराब नहीं होता था, और इसी वजह से मांस को अधिक दिनों तक खाने योग्य सुरक्षित रखने के लिए ये लोग मसालों का इस्तेमाल करते थे। तो राइट आंसर क्या हो गया? मसाले का इस्तेमाल अंग्रेज मांस को सुरक्षित रखने के लिए करते थे। ये हुआ हमारा एमसीक्यू खत्म। प्रथम चैप्टर एमसीक्यू कंप्लीट हो चुका है। इतिहास बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है तो हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर जा सकते हैं। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, आपको वहाँ पर भी सारे वीडियो बिल्कुल फ्री मिलेंगे। उसका नाम है magnetbrains.com। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कभी भी आपसे 2-4 वीडियो के बाद आपसे बाय नाउ का ऑप्शन आपको नहीं देगा। किसी प्रकार का पेड सब्सक्रिप्शन हम लोग नहीं देते, न ही मैग्नेट ब्रेन्स कभी भी कोई कूपन कोड जैसी स्कीम लॉन्च करता है। मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा आपको 100% फ्री ही देता है। दोस्तों मैं आपको काम की बात बताऊं कि मैग्नेट ब्रेन्स की टीम जो है वो आपको बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराती है। सीबीएसई हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम जहां किंडरगार्टन से लेकर के कक्षा 12 तक के सारे कोर्सेज एनसीईआरटी में उपलब्ध हैं, और वहीं क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। इसके अलावा आप ओलंपियाड, एनटीएससी की तैयारी कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स के इस चैनल से आप सीयूईटी की तैयारी कर सकते हैं, आईआईटी, जेईई, नीट की तैयारी कर सकते हैं, आप कर सकते हैं यूपी और बिहार बोर्ड की तैयारी आप कर सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश की तैयारी मैग्नेट ब्रेन्स से आप फ्री में कर सकते हैं। बैंक, इंश्योरेंस, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, जैब और केप जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। तो जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए, सब्सक्राइब करिए मैग्नेट ब्रेन्स के इस चैनल को, और अपने दोस्तों को जरूर बताएं। अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छा लग रहे हैं तो कमेंट लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।